पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल पहली बार ज़ेलेंस्की को एंटी ड्रोन जैमिंग सिस्टम यानी ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम को जैम करने की तकनीक देने के लिए तैयार हो गया। पिछले कई महीनों से ज़ेलेंस्की ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 से निपटने के लिए इसकी मांग कर रहे थे, क्योंकि ईरान के इस हथियार के आगे यूक्रेन की सेना बेदम हो चुकी है। 8 अक्टूबर को कर्च ब्रिज पर हुए हमले का बदला लेने के लिए पुतिन ने ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 से कीव समेत कई शहरों को एक साथ निशाना बनाया था। उस हमले में आसमान से बरसाई मिसाइलों की मार से बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई थी। इसी वजह से ज़ेलेंस्की ने ईरान के इस घातक ड्रोन से निपटने के लिए इजरायल से एंटी ड्रोन जैमिंग सिस्टम यानी ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम को जैम करने की तकनीक देने की मांग की थी। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने यूक्रेन को ये तकनीक देने की हामी भर दी है। और माना जा रहा है कि इजरायल के इस हथियार के मिलने के बाद ज़ेलेंस्की की ताकत दुगनी हो जाएगी, क्योंकि इजरायल का दावा है कि उसका ये एंटी ड्रोन जैमिंग सिस्टम जंग की बाजी पलटने की ताकत रखता है, जो किसी भी ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम को जैम कर उसे रास्ते से भटका सकता है। हालांकि इजरायल और यूक्रेन के बीच इसे लेकर कोई डील नहीं हुई है, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जल्द ही इजरायल एंटी ड्रोन जैमिंग सिस्टम यूक्रेन भेजेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल का यह हथियार 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ड्रोन की पहचान कर उसके नेविगेशन सिस्टम को जैम करने की ताकत रखता है। बताया जा रहा है कि इजरायल से यह हथियार मिलने के बाद यूक्रेन उसे पावर हाउस और दूसरी अहम इमारतों के पास तैनात करेगा, क्योंकि कई बार से रूसी सेना अपने ताकतवर ड्रोन से यूक्रेन के बिजली घरों को निशाना बना रही है। इधर प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया। दावा किया गया कि ये वीडियो उमेश पाल पर हुई फायरिंग से ठीक पहले का है, जिसमें उमेश पाल अपनी कार से उतरकर घर की तरफ भागने की कोशिश करते दिखे। दावा है कि वो गोली लगने से घायल हुए और घर में छिपने की कोशिश में थे, लेकिन इससे पहले कि वो वहां तक पहुंच पाते आरोपी ने उन पर लगातार कई गोलियां दाग दी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसी गली में उमेश पाल को जाना था, लेकिन उसके पहले यहाँ पर शूटर्स जो कि पहले से प्लानिंग किए हुए थे, उन्होंने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। आरोप है कि वीडियो में फायरिंग करने वाला शख्स अतीक अहमद का बेटा असद था, जो गोलीबारी कर वहां से फरार हो गया। इस दौरान वहां एक पुलिस वाला भी नजर आया। दावा किया गया कि जब उस पुलिस वाले ने जान बचाने के लिए गली में दौड़ लगाई तो आरोपियों ने उस पर बम से हमला कर दिया, जिसके बाद उस पूरी गली में धुआं फैल गया। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में अमन धालीवाल नाम के पंजाबी एक्टर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब वो जिम में कसरत कर रहे थे। तभी कुछ लोग धारदार हथियार के साथ जिम में घुस आए और उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में वो बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि यह हमला किस वजह से किया गया इसका पता नहीं चल सका। इस बीच ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने अमेरिकी स्पेस फोर्स के हवाले से दावा किया कि चीन एंटी सैटेलाइट मिसाइल समेत कई हाईटेक हथियार बनाने की तैयारी में, ताकि वो सुपर पावर अमेरिका को चुनौती दे सके। चीन और अमेरिका के बीच ताइवान के मुद्दे पर पिछले कई महीनों से तनाव बना हुआ है और दोनों ही देश दक्षिण चीन सागर में महीनों से एक दूसरे के सामने खड़े हैं। चीन का आरोप है कि अमेरिका उसकी समुद्री सीमा में दाखिल होने की कोशिश में जुटा है, जबकि अमेरिका का आरोप है कि चीन ताइवान को हड़पने की तैयारी में है और इसीलिए वो दक्षिण चीन सागर में उसके सामने खड़ा है। अमेरिका ये साफ कर चुका है कि ताइवान पर हमला करने से पहले चीन को उससे भिड़ना होगा, जो चीन के बूते से बाहर है। लेकिन अब ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने अमेरिकी स्पेस फोर्स के हवाले से ये दावा किया कि अमेरिका की ताकत को चुनौती देने के लिए चीन एंटी सैटेलाइट मिसाइल समेत कई हाईटेक हथियार बनाने की तैयारी में है, जिससे वो अंतरिक्ष में अमेरिका को मात दे सके। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस वक्त चीन के पास 347 से ज्यादा सैटेलाइट मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल वो अमेरिका की सेना की जासूसी के लिए कर सकता है। और इस खबर ने अमेरिका समेत कई देशों की धड़कनें बढ़ा दी। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का मकसद 2045 तक स्पेस में दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनना है। इसके लिए वो एंटी सैटेलाइट मिसाइल और सैटेलाइट को जैम करने की तकनीक पर काम कर रहा है। असल में अंतरिक्ष की लड़ाई जमीन की लड़ाई से काफी आगे है, क्योंकि मौजूदा वक्त में जितने भी घातक हथियार हैं, चाहे वो रॉकेट हो या मिसाइलें, उनमें सेंसर लगे होते हैं जो इंटरनेट के जरिए सैटेलाइट से जुड़े होते हैं। यही वजह है कि अब कई देशों की नजर अपने दुश्मन देशों की सैटेलाइटों पर भी पड़ने लगी है, ताकि वो सैटेलाइटों पर अटैक कर अपने दुश्मन की घातक मिसाइलों और रॉकेट समेत दूसरे हथियारों को बेबस कर दें। उधर अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक आदमी उफनती नदी में फंस गया, जिसे रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो आदमी नदी की तेज धार के बीच फंसा दिखा, जहां पानी की रफ्तार डराने वाली थी। हालांकि उसने हिम्मत नहीं हारी और वो एक दीवार के सहारे खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक रस्सी भी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वहां उसे बचाने के लिए फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी हेलीकॉप्टर के साथ पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान एक बचाव कर्मी नीचे उतरा और फिर उस आदमी को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले गया, लेकिन काफी देर से ठंडे पानी में रहने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई, इसलिए उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई कि वो नदी में कैसे गिरा। इधर दिल्ली पुलिस ने एनटीआरओ यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की परीक्षा का पेपर लीक करने वाले गैंग को पकड़ने का दावा किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
साथ ही उनके पास से 8 मोबाइल फोन भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक परीक्षा सेंटर का सहायक परीक्षा अधीक्षक ही पेपर लीक कर रहा था, जिसने व्हाट्सएप के जरिए परीक्षार्थियों से लाखों रुपए की डील की थी। उधर रूस के रस्तोव प्रांत में मौजूद रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी की इमारत में आग लगने के बाद वहां जोरदार धमाके हुए। इसकी गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। वहां लगी भीषण आग का जो वीडियो सामने आया उसमें वो इमारत लपटों के बीच घिरी नजर आई। चारों तरफ सिर्फ लपटों का ही कब्जा दिखाई दिया, जबकि उससे तेजी से निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। रस्तोव प्रांत में मौजूद एफएसबी की इस इमारत में लगी आग को कड़ी मशक्कत के बाद बुझा दिया गया। बताया गया कि इमारत में अंदर रखे गोला बारूद के फटने के बाद आग लगी थी। आग की चपेट में आने से 2 लोग घायल हो गए। गनीमत ये रही कि इतनी भीषण आग लगने के बाद भी किसी की जान नहीं गई। इधर दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चलने से बवाल हो गया। वहां एक मंदिर को तोड़े जाने के खिलाफ इलाके के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और इस दौरान गुस्साए लोग बुलडोजर पर चढ़ गए और जमकर नारेबाजी की। तमाम लोग हैं, देखें लगातार जो लोग हैं यहाँ पर वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और ये जेसीबी जिससे तोड़ा जा रहा था। हंगामे के बाद मंदिर तोड़ने का काम बीच में ही रोक दिया गया। इलाके के लोगों का आरोप है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की टीम ने बिना किसी नोटिस के इस कार्रवाई को अंजाम दिया और आके चढ़ा दिया बुलडोजर, मूर्तियां भी उठा ली हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। उधर फ्रांस में एक बार फिर पेंशन सुधार बिल के विरोध में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर हंगामा किया। राजधानी पेरिस में तो प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा कर्मियों से झड़प भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन पर डंडे बरसाए। लेकिन अपने ऊपर बरती गई सख्ती से प्रदर्शनकारी इतने नाराज हुए कि उन्होंने सड़कों पर ही आगजनी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने उन्हें काबू में करने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को कई बार आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लेकिन इसके बाद प्रदर्शन और ज्यादा भड़क गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को ही घेर लिया, जिसके बाद पुलिस को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। संसद में पेश किए गए पेंशन सुधार बिल के खिलाफ पेरिस की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों को काबू करना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो गया, क्योंकि नाराज प्रदर्शनकारी उनकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन जब प्रदर्शनकारियों ने आगजनी शुरू कर दी तो पुलिस का भी सब्र जवाब दे गया और उसने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। हालांकि इसके बावजूद प्रदर्शन कर रहे लोग सड़क पर डटे रहे। पेरिस में कुछ जगहों पर लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से भी मार्च निकाला। असल में फ्रांस की सरकार पेंशन सुधार से जुड़ा एक नया कानून लाने की तैयारी में है, जिसके आने के बाद वहां रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़कर 64 साल हो जाएगी। यही वजह है कि बिल के संसद में पेश होने के बाद से ही लोग इसके खिलाफ हंगामा कर रहे हैं। फ्रांस के अलग अलग शहरों में इसके विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है। इधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने एक महिला डिजाइनर पर धमकी देने और साजिश रचने का केस दर्ज करवा दिया और आरोप लगाया कि उस महिला डिजाइनर ने उन्हें एक आपराधिक मामले में दखल देने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। इस बीच हरियाणा के करनाल में बिजली चोरी की शिकायत पर चेकिंग करने पहुंची बिजली विभाग की एक टीम पर हमला हो गया। आरोप है कि झींडा गांव में बिजली के मीटरों में गड़बड़ी कर गांव वाले बिजली चोरी कर रहे थे और इसी की शिकायत पर करनाल के पास मौजूद झींडा गांव में बिजली विभाग की टीम पहुंची, जिसने उस गांव से बिजली के 16 मीटर जब्त कर लिए। इसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारी उन्हें अपने साथ लेकर जैसे ही गांव से बाहर निकले, एक लड़के ने सड़क के किनारे से पत्थर उठाया और बिजली विभाग की कार पर दे मारा। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद